नमस्कार मित्रों आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे अखिलेश मेडिकल एंड रिसर्च ट्यूटर पे। मित्रों आज हम फिर से लेक्चर नंबर 5 देखेंगे और क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं उसे सॉल्व करेंगे। मित्रों जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसका जीतना सुनिश्चित है। तो एक बार कोशिश करिए सब कुछ दांव पे लगाने के लिए और सरकारी नौकरी पक्की है। लेक्चर नंबर 5 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्टली इंक्लूड्स द इनएक्टिव डीएनए। ऑप्शन ए है यूक्रोमेटिन, ऑप्शन बी है हेट्रोक्रोमेटिन, ऑप्शन सी है क्रोमोसोम्स और ऑप्शन डी है न्यूक्लियोलस। तो इसका सही आंसर होगा हेट्रोक्रोमेटिन। ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर होगा हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो इनएक्टिव डीएनए होता है और जो यूक्रोमेटिन होता है वो एक्टिव डीएनए होता है। क्रोमोसोम्स बहुत सारे डीएनए एक साथ मिलके धागेनुमा जो संरचना या स्ट्रक्चर बनाते हैं क्रोमोसोम्स होता है। न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है और न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, इन माइक्रोसोम्स लिपिड कंटेंट अप्रॉक्सीमेटली। जो माइक्रोसोम्स होता है उसमें लिपिड का कंटेंट कितना % होता है। तो मित्रों पहले आपको बता दें माइक्रोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो लिपिड कंटेंट होता है वो कितना % होता है। तो इसका ऑप्शन है ए 30 to 50%, ऑप्शन बी है 40 to 50%, ऑप्शन सी है 20 to 30% और ऑप्शन डी है 10 to 20%। तो जो लिपिड कंटेंट होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोसोम्स में वो 30 to 50% होता है। 30 to 50% होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइक्रोसोम्स होता है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, रफ एंड स्मूथ। इनका कार्य क्या होता है कि ये फास्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सुसाइडल बैग। किसको सुसाइडल बैग या आत्मघात की थैली कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है माइक्रोसोम्स, ऑप्शन बी है गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया और ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है क्योंकि यह ऑटोलिसिस का काम करता है। और माइक्रोसोम्स के बारे में बताया या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी बॉडी की बात करें तो यह सिस्टर्नी मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन पैकेजिंग या उसके प्रोटीन के मॉडिफिकेशंस का कार्य करता है। गोल्जी बॉडी माइटोटिक या मियोटिक डिवीजन के टाइम स्पिंडल के निर्माण में भी हेल्प करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो यह पावर हाउस ऑफ सेल होता है क्योंकि यह एटीपी सिंथेसिस का कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट बोन ऑफ फोरलिम्ब। इनमें से कौन सा लॉन्गेस्ट बोन है फोरलिम्ब का। फोरलिम्ब का मतलब होता है दोस्तों जो आपका अपेंडिकुलर पार्ट में ऊपर वाला पोर्शन होता है। तो ऑप्शन ए है आर्म बोन, ऑप्शन बी है अल्ना, ऑप्शन सी है रेडियस और ऑप्शन डी है कार्पल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो आर्म बोन होती है उसे ह्यूमरस बोन के नाम से भी जाना जाता है और यह नंबर्स में 2 होती हैं। अल्ना की बात करें तो अल्ना और रेडियस एक साथ जुड़ी हुई बोन होती हैं और यह नंबर्स में 2 होती हैं। अल्ना के भी नंबर्स 2 होते हैं और रेडियस भी 2 होती हैं। और कार्पल्स की बात करें तो यह हथेली में पाई जाती हैं और ये बोन और नंबर्स में 8 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच बोन इज आल्सो नोन एज लिंगुअल बोन। कौन सी बोन है जिसे लिंगुअल बोन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है हाइड बोन, ऑप्शन बी है स्कल बोन, ऑप्शन सी है क्रैनियल बोन और ऑप्शन डी है फेशियल बोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड बोन जो होती है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। लिंगुअल बोन के नाम से इसे जाना जाता है और यह नंबर में 1 होती है। स्कल बोन की बात करें तो स्कल में क्रैनियल बोन और फेशियल बोन को जोड़ के और साथ में हाइड बोन को जोड़ लिया जाए तो टोटल स्कल बोन में 29 बोन होती हैं। और क्रैनियल बोन की बात की जाए तो इसमें 8 बोन होती हैं, नंबर में 8 होती हैं। फेशियल बोन की बात की जाए तो ये नंबर में 14 होती हैं, 14। तो जो फेशियल बोन और क्रैनियल बोन और हाइड बोन हैं ये तीनों मिलके स्कल बोन बनाती हैं जो कि नंबर्स में 29 होती हैं। अगर हाइड बोन को छोड़ दिया जाए तो स्कल बोन में 28 बोन होंगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स आर नॉट पार्ट ऑफ एक्जियल स्केलेटन। जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है वो 2 पार्ट में होता है, एक्जियल और अपेंडिकुलर। तो इसमें पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी बोन है जो एक्जियल स्केलेटन का पार्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए है क्लेविकल बोन, ऑप्शन बी है स्कल, ऑप्शन सी है स्टर्नम और ऑप्शन डी है रिब्स। तो जो क्लेविकल बोन होती है वो अपेंडिकुलर का पार्ट होती है, वो एक्जियल का पार्ट नहीं होती है। तो एक्जियल में स्कल, स्टर्नम और रिब्स आ जाएंगी। तो अभी हमने बताया कि स्कल में 29 बोन्स होती हैं हाइट को लेके और स्टर्नम सिंगल होती है, यह टी शेप्ड बोन होती है और इसे चेस्ट बोन भी कहा जाता है। और जो रिब्स होती हैं इसे पसलियों के नाम से जाना जाता है। यह 12 पेयर होती हैं, 12 जोड़ी और टोटल नंबर इनका हो जाता है 24। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, विच ब्लड सेल्स सिक्रीट एंटीबॉडी। कौन सी ब्लड सेल्स है जो एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती है। ऑप्शन ए इस्नोफिल्स, ऑप्शन बी मोनोसाइट, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट्स और ऑप्शन डी है न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स गामा और बीटा इम्यूनोग्लोब्यून या एंटीबॉडी का सिक्रीशन करती हैं। इस्नोफिल्स ये एलर्जी की कंडीशन में बढ़ जाती हैं और न्यूट्रोफिल्स स्टार्टिंग का जो इन्फेक्शंस होता है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसमें ये न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ आता है। और मोनोसाइट्स की बात करें तो यह मैक्रोफेजेज होती हैं।
फैगोसाइटोसिस का कार्य करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें दोस्तों, तो ईच मॉलिक्यूल्स ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट, जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके पास कितनी ग्लोब्यूलिन चेन होती है। तो ऑप्शन ए है एक ग्लोब्यूलिन चेन, ऑप्शन बी है 2 ग्लोब्यूलिन चेन, ऑप्शन सी है 3 ग्लोब्यूलिन चेन और ऑप्शन डी है 4 ग्लोब्यूलिन चेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन डी 4 ग्लोब्यूलिन चेन। इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती हैं। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम और ग्लोब्यूलिन चेन से मिलकर बना होता है, जिसमें हीम का मतलब होता है आयरन, और जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है वो 95 से 98% होता है और 2 से 5% फीटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर द गॉलस्टोन प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ। ऑप्शन ए है ब्लड क्लॉट्स, ऑप्शन बी है कैल्शियम डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन और ऑप्शन डी है स्टोमच एसिड क्रिस्टल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन, क्योंकि जो गॉल स्टोन होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन मैक्सिमम रूप से उसमें होता है, और कैल्शियम डिपॉजिट जो होता है यह कैल्शियम ऑक्जेलेट के रूप में कैलकुलस किडनी में पाया जाता है। और तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन। क्वेश्चन नंबर 10 देखें मित्रों, व्हाट इज द हार्निया। हार्निया क्या होता है। ऑप्शन ए है एन इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, मतलब कि जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, और ऑप्शन बी है ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइन, मतलब कि जो छोटी आंत या इंटेस्टाइन होता है उसमें ब्लॉकेज का बन जाना। ऑप्शन सी है ए बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू एंड एबनॉर्मल ओपनिंग। बल्गिंग ऑर्गन मतलब कि आर्गन जो होता है वो बल्ग हो जाता है और स्वेल कर जाता है, और एबनॉर्मल उसकी ओपनिंग हो जाती है। और ऑप्शन डी है एन इन्फेक्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में इन्फेक्शन का हो जाना। तो हार्निया क्या होता है, इसका ऑप्शन सी सही है, ए बल्गिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू एंड एबनॉर्मल ओपनिंग। जो किसी ऑर्गन की बल्गिंग हो जाती है या स्वेलिंग हो जाती है और वो एबनॉर्मल उसकी ओपनिंग होती है तो उसे हार्निया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, व्हाट इज द प्राइमरली रोल ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन टिश्यू। जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसका प्राइमरी रोल क्या होता है। ऑप्शन ए है टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल, ऑप्शन बी है टू फैसिलेट द सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ऑप्शन सी है टू रेप्लिकेट डीएनए और ऑप्शन डी है टू ट्रांसपोर्ट लिपिड अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके बारे में जान लें तो जो हमारे बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है उसमें ब्लड्स, लिम्फ्स और सीएसएफ वगैरह आते हैं। तो इनका प्राइमरली रोल क्या होता है कि ये सपोर्ट प्रदान करते हैं किसी सेल को स्ट्रक्चरल रूप से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये लिपिड क्रॉस करके और ट्रांसपोर्ट का कार्य भी करते हैं सेल मेम्ब्रेन में, लेकिन इसका प्राइमरी रोल यह नहीं होता है,
यह बहुत ही कम होता है। प्राइमरी रोल इसका यह होता है कि यह सेल को सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चरल रूप से। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। When WBC are counted manually by using Turk's fluid या reagent, blood is diluted by which ratio? जब हम WBC काउंट या ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं या DLC करते हैं तो हम उसमें टर्क्स रिएजेंट का यूज करते हैं, तो ब्लड के साथ उसको मिक्स करके और डाइल्यूट करते हैं, तो उसका रेशियो पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1:20, ऑप्शन बी है 1:50, ऑप्शन सी है 1:100 और ऑप्शन डी है 1:200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:20। जो ब्लड के साथ टर्स फ्लूइड का रेशियो होता है वह 1:20 का होता है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको मेरा बनाया हुआ MCQ पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके। मित्रों, मैंने आपको बताया कि मेहनत और परिश्रम जो होता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो मैंने शुरू में बताया था कि जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो तो उसका जीतना सुनिश्चित है। तो इसी के साथ धन्यवाद। बाय बाय मित्रों।